Welcome friends, I am Nikhar from Fatma Teachers Training College रांची। फ्रेंड्स, हम लोग एजुकेशन साइकोलॉजी सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक्स पर हर रोज़ डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में अपनी पिछले वीडियो में हमने व्यक्तित्व के बारे में डिस्कस किया था, जिसे आप सभी लोगों के द्वारा काफ़ी सराहा गया, जिसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि व्यक्तित्व के निर्धारण में सोशल फैक्टर एक वातावरण के प्रभाव के रूप में किस तरह से अपना असर डालता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यह रिक्वेस्ट किया है कि साइको एनालिटिकल थ्योरी से संबंधित व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया जाए। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि मनोविश्लेषणवाद के अनुसार व्यक्तित्व का सिद्धांत क्या है। देखिए, यह जैक के डीएलएड के सिलेबस पर आधारित है, लेकिन यह बीएड, एमएड, सीटेट की तैयारी कर रहे और एजुकेशन पेपर से नेट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो आज हम लोग इसी संदर्भ में डिस्कस करने वाले हैं मनोविश्लेषणवाद एवं व्यक्तित्व। तो मनोविश्लेषणवाद में व्यक्तित्व को देखने से पहले जरा इसकी पृष्ठभूमि को देखा जाए। तो दोस्तों, ऑस्ट्रिया में 6 मई 1856 को एक महान मनोवैज्ञानिक का जन्म हुआ था, जिन्हें हम सिगमंड फ्राइड के नाम से जानते हैं, और ये वियना विश्वविद्यालय से जुड़े रहे, जो कि उस समय ऑस्ट्रिया की राजधानी थी। ये एक यहूदी परिवार के व्यक्ति थे। बाद में ये जर्मनी चले गए और जर्मनी में हिटलर का जब यहूदी विरोधी मूवमेंट चला तो इन्हें जर्मनी छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ा, और इंग्लैंड में ही 23 सितंबर 1939 को इनकी मृत्यु हो गई। सिगमंड फ्राइड ने काफ़ी अनुसंधान किया। उन्होंने मन को समझने का प्रयास किया, और मन को समझने के प्रयास में इन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ये एक्सपोनेंट रहे हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी के, मनोविश्लेषणवाद के जनक रहे हैं, उसके प्रतिपादक रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा दी है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की अवधारणा दी है। इन्होंने हिस्टीरिया जैसे बीमारियों के बारे में काफ़ी अनुसंधान किया। इन्होंने ड्रीम एनालिसिस के आधार पर बहुत सारे महत्वपूर्ण सिद्धांत मनोविज्ञान में दिए हैं। इसी क्रम में साइको एनालिटिकल थ्योरी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी उपयोग किया जाने वाला सिद्धांत बना हुआ है। इस सिद्धांत में उन्होंने मन के 2 मॉडल की चर्चा की है, जिसमें से दूसरा मॉडल डायरेक्ट आपके पर्सनैलिटी थ्योरी से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिगमंड फ्राइड ने साइको एनालिटिकल थ्योरी देते हुए, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत देते हुए, इन्होंने मन के किन 2 मॉडलों की चर्चा की है। इसे समझने के बाद व्यक्तित्व सिद्धांत को समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए, इन्होंने मन के जो 2 मॉडल दिए हैं, उसमें से पहला मॉडल कहलाता है टोपोग्राफिकल मॉडल, जिसे हम लोग मन का आकारात्मक पक्ष भी कहते हैं या क्षेत्रीय अवस्था भी कहते हैं। और दूसरा जो इन्होंने पक्ष बताया वह है डायनेमिक एस्पेक्ट, यानी गतिशील पक्ष। एक आकारात्मक पक्ष, दूसरा गतिशील पक्ष। एक ट्रोपोग्राफिकल मॉडल और दूसरा डायनेमिक मॉडल। तो टोपोग्राफिकल मॉडल को इन्होंने 3 भाग में बांटा है, यानी 3 स्तर पे इसका वर्गीकरण इन्होंने किया है। या इन्होंने बताया कि मन की जो क्षेत्रीय दशाएं, क्षेत्रीय अवस्थाएं हैं या टोपोग्राफिकल स्टेज जो हैं, वो 3 तरह के हैं। एक है कॉन्शियस, दूसरा है सब कॉन्शियस और तीसरा है अनकॉन्शियस। कॉन्शियस को हम लोग चेतन मन की अवस्था कहते हैं,
सब कॉन्शियस को हम लोग अर्ध चेतन की अवस्था कहते हैं और अनकॉन्शियस को अचेतन मन की अवस्था कही जाती है। तो कॉन्शियस माइंड या चेतन अवस्था बताते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान में जो मन मौजूद है, जो कि पूरी तरह से चेतन है, कॉन्शियस है, समग्र घटनाएं जिसकी जानकारी में घटित हो रही हैं, मन की यह अवस्था चेतन अवस्था है। और दूसरा जो उन्होंने बताया, दूसरा स्टेज, वह है सब कॉन्शियस माइंड या सब कॉन्शियस स्टेज ऑफ माइंड। इसमें इन्होंने बताया है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे चेतन मन के पटल पर स्थित नहीं है, यानी वर्तमान में हमारे चेतना में वो चीजें मौजूद नहीं है, लेकिन उनका अस्तित्व है। उन चीजों को जरूरत के हिसाब से या जरूरत पड़ने पर स्वयं मन चेतन अवस्था में ले आता है। तो वैसी चीजें जिसको, जो कि अभी चेतन नहीं है लेकिन उसे चेतन में लाया जा सकता है, वह अर्ध चेतन कहलाता है, सब कॉन्शियस कहलाता है। और तीसरा स्टेज उन्होंने बताया अनकॉन्शियस माइंड, यानी मन की अचेतन अवस्था, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये चीजें पूरी तरह से चेतना से बाहर होती हैं, इन्हें किसी भी प्रयास के द्वारा चेतना में नहीं लाया जा सकता है। परंतु हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे मन पर, हमारे व्यवहार पर अचेतन मन का सर्वाधिक योगदान होता है, सर्वाधिक प्रभाव अचेतन यानी अनकॉन्शियस माइंड का होता है। इसको उदाहरण के तौर पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अभी मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, आप उसे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, यह आपके मन की चेतन अवस्था है जो वर्तमान में मौजूद है और कॉन्शियस भी है। इसमें से बहुत सारी चीजें कुछ समय के बाद आप भूल जाएंगे। वो हालांकि आपकी जानकारी में है लेकिन आप उसे भूल चुके हैं। तो कुछ चीजों के द्वारा, या जैसे सिगमंड फ्राइड की बात हो या मन के टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट की बात हो, तो आपके ध्यान में ये बातें तुरंत आ जाएंगी, यानी आप उसे वापस अपनी चेतना में ला सकते हैं। तो जो चीजें आपके चेतन मन का हिस्सा नहीं है लेकिन उसे विशिष्ट प्रयासों के द्वारा चेतना में वापस लाया जा सकता है, वही आपका सबकॉन्शियस स्टेज ऑफ माइंड है। लेकिन अनकॉन्शियस स्टेज में जो चीजें चली जाती हैं उन्हें वापस चेतना में लाना संभव नहीं होता है। तो ये मन का टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट या टोपोग्राफिकल स्टेज था। तो इस टोपोग्राफिकल स्टेज में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट जो पक्ष है वो चेतना है, यानी चेतना की दशाओं के आधार पर उन्होंने मन के क्षेत्रीय स्टेज, क्षेत्रीय अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है। अब दूसरा जो उन्होंने मॉडल दिया है वह है डायनेमिक मॉडल ऑफ द माइंड, मन का गत्यात्मक पक्ष, यानी मन का वह पक्ष जो निरंतर गतिशील है, जो निर्णय लेता है और हमसे कार्य करवाता है। इसे भी इन्होंने कुल 3 भागों में बांटा है। पहले का नाम इन्होंने इड दिया है, ID इड, दूसरा है ईगो और तीसरा है सुपर ईगो, जिसमें से बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि ईड को इंस्टिंक्ट स्टेज का नाम दिया जाए, या मन का वह डायनेमिक पक्ष, वह गतिशील पक्ष जो ईड से संचालित होता है, इंस्टिंक्ट से संचालित होता है। इसमें काम तत्व की प्रबलता होती है। उन्होंने जो दूसरा पक्ष बताया वह है ईगो, ईगो यानी अहम। इसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने रियलिटी यानी रियल स्टेज ऑफ माइंड का नाम दिया है, मन की वास्तविक अवस्था, वर्तमान अवस्था। और इसमें देखा गया है कि प्रायः वास्तविकता पर जोर होता है। मन की तीसरी अवस्था को सिगमंड फ्राइड ने सुपर ईगो का नाम दिया है और इसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने
मोरालिटी या हिंदी में पराअहम का नाम दिया है। यानी ये हमारे माइंड का मोरल गार्जियन का काम करता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ईड वह अवस्था है जब हम इंस्टिंक्ट से संचालित होते हैं, अपनी मूल प्रवृत्तियों से हमारा संचालन होता है। वहीं पर ईगो में रियलिटी के आधार पर हमारे माइंड का संचालन होता है, और सुपर ईगो की अवस्था में मोरालिटी हमारे माइंड को संचालित करती है। लेकिन ईड, ईगो और सुपर ईगो, इन तीनों में सर्वाधिक महत्व दिया गया है ईगो को। इसे मेन एग्जीक्यूटिव ऑफ द माइंड कहा जाता है, मन का मुख्य कार्यकारी। देखिए, जब एक बच्चे का, एक शिशु का जन्म होता है, तब उसमें ईड की प्रबलता सर्वाधिक होती है। वह सिर्फ अपने सुख और अपनी संतुष्टि के प्रति समर्पित होता है। उसे किसी दूसरे व्यक्ति के दुख और तकलीफों से कोई लेना देना नहीं होता। हमारा वास्तविक चरित्र, वास्तविक स्वरूप मूल रूप से ऐसा ही है। परंतु बहुत सारे कारकों के प्रभाव से जब हमारे संज्ञान में ये बातें आती हैं कि ऐसा करना सही नहीं होगा, या सोशल प्रेशर के डर से हम कई बार अपनी इच्छाओं की पूर्ति रोक देते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए प्रयास करना बंद कर देते हैं, तो हमारे मन पर वह अंकुश लगाने वाला जो तत्व है वो सुपर ईगो है, यानी मोरालिटी। वह हमारे ईड को संतुलित रखने का या उसे अंकुश में रखने का प्रयास करता है, उस पर कंट्रोल करता है। और ईगो का काम होता है ईड और सुपर ईगो, इन दोनों के बीच में चल रहे द्वंद्व में बीच का रास्ता निकालना। ये जरूरत के हिसाब से वास्तविकता को समझते हुए निर्णय लेता है कब आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, कब अपने इच्छाओं को पूरा करना है, कब हमारे मन पर नियंत्रण करना है। इन सारे पक्ष पर विचार करके ही वह अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो शैशवावस्था के आरंभिक दौर में मूल रूप से ईड की प्रधानता होती है। आप देखेंगे बच्चा ये नहीं समझता कि अभी 2 बजे रात का समय है और अगर मैं अभी रोता हूं तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी। नहीं, वो इस चीज पर ध्यान नहीं देता। उसे अगर भूख लगी है या उसने अगर शौच आदि कर दिया है तो वो उस समय रोना प्रारंभ कर देता है। उसे दिन और परिस्थिति, इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता। हालांकि वो अज्ञानतावश ऐसा करता है, परंतु उसे इस बात की समझ नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, यानी बाल्यावस्था में, ईगो और सुपर ईगो डेवलप होना प्रारंभ हो जाता है। अब वह विचार करने लगता है, किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी भी रिएक्शन को देने से पहले वो सोचता जरूर है, और उसी के हिसाब से वो अपना निर्णय लेता है और अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो मन के डायनेमिक एस्पेक्ट का, यानी ईड, ईगो और सुपर ईगो का हमारे व्यक्तित्व पर सर्वाधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपके व्यक्तित्व में ईड की प्रधानता सर्वाधिक है तो आप स्वार्थी प्रवृत्ति के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होंगे। आप सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने पर ध्यान देंगे, सिर्फ अपनी संतुष्टि का प्रयास करेंगे। अगर आपके अंदर सुपर ईगो की प्रधानता है तो आप अपने मन का दमन करना सीखेंगे, आप अपने मन पर नियंत्रण रखेंगे और कठोर नियंत्रण करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और अगर आप संतुलित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं तो आपका ईगो आपके ईड और आपके सुपर ईगो के बीच में संतुलन बांधने का प्रयास करेगा, उसको बैलेंस रखेगा। जब उसे जरूरत लगेगी तब वह ईड से प्रेरित इच्छाओं की पूर्ति करने पर अपना ध्यान फोकस करेगा। जब उसे लगेगा कि उचित माहौल और या उचित परिस्थिति अभी नहीं है तो वो सुपर ईगो के साथ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सिगमंड फ्राइड ने जो मन के अवस्थाओं के 2 मॉडल दिए हैं, टोपोग्राफिकल स्टेज ऑफ माइंड और डायनेमिक स्टेज ऑफ माइंड, उसमें डायनेमिक स्टेज ऑफ माइंड ही हमारे पर्सनालिटी थ्योरी के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसे ही हम लोग पर्सनैलिटी में साइको एनालिटिकल थ्योरी के कंट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। तो व्यक्तित्व के संरचना की दृष्टि से
मन के डायनेमिक एस्पेक्ट का, मन के गतिशील पक्ष का ही सर्वाधिक योगदान होता है। तो स्टूडेंट्स, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज आपने साइको एनालिटिकल थ्योरी के अनुसार मन के दोनों मॉडल को काफ़ी अच्छे से समझ लिए होंगे आप, और इसी के आधार पर आप अपने नोट्स को बनाने का प्रयास करेंगे। हमें यह काफ़ी अच्छा लगता है जब आप अपने डाउट्स हम तक पहुंचाते हैं। तो मेरा यह प्रयास रहेगा कि आपके डाउट्स को निरंतर हम लोग क्लियर करते हुए चलें। और इस संदर्भ में अगर और भी कुछ प्रश्न होंगे या और भी कोई ऐसा टॉपिक होगा जो क्लियर नहीं होगा, तो मोस्ट वेलकम है, आप हमें अविलंब सूचित करें, बेझिझक हमें बताएं, हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।